हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ उमेश साहू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि गेट एकेडमी आपके लिए लेके आया है एक न्यू प्लेटफॉर्म, दैट इज द अद्वैत एजुकेशन। ओके, इस न्यू प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा एसएससी जेईई एग्जाम, राइट। एसएससी जेईई एग्जाम जो कि वन ऑफ द टेक्निकल बेस्ड एग्जाम होता है, और ये एसएससी जेईई एग्जाम बेसिकली 3 ब्रांचेस के लिए होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो मैं एक ऐसा सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट होने वाले हैं, एंड दैट सब्जेक्ट दैट इज नथिंग बट द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट बहुत ही फंडामेंटल सब्जेक्ट होने वाले हैं आपके पास, एंड बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट होने वाले हैं, राइट, फॉर मैकेनिकल एज वेल एज सिविल इंजीनियरिंग, राइट। तो थोड़ा सा मैं एसएससी जेईई एग्जाम्स का पैटर्न के बारे में डिस्कस करता हूं कि किस तरह का पैटर्न होते हैं एसएससी जेईई एग्जाम का, राइट। तो एसएससी जेईई एग्जाम, दिस इज द एसएससी जेईई एग्जाम, राइट। इसमें 2 पेपर होता है डियर, पेपर 1 एंड पेपर 2। क्लियर बात। पेपर 1 में है ना आपके पास नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल दोनों पार्ट इंक्लूड होते हैं, बट पेपर 2 जो कि प्योरली टेक्निकल बेस्ड पेपर होने वाले हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि एसएससी जेईई एग्जाम जो कि वन ऑफ द टेक्निकल बेस्ड एग्जाम होने वाले हैं आपके पास, राइट। बट पेपर 1 में थोड़ा सा नॉन टेक्निकल वाले पार्ट भी रहेंगे, राइट। बट है ना, यदि मैं बात करूं कौन से वाले पार्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होने वाले हैं एसएससी जेईई एग्जाम में, तो आप बिल्कुल बिल्कुल यहां पे देख पाएंगे कि पेपर 1 में भी टेक्निकल है एंड पेपर 2 में भी टेक्निकल है। दैट मींस टेक्निकल वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होने वाले हैं, बट पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नॉन टेक्निकल वाले पार्ट को भी ध्यान में रखना होगा। क्लियर बात। ओके, तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स यदि मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये होगा कि इफ यू आर मैकेनिकल इंजीनियरिंग देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स, इफ यू आर सिविल इंजीनियरिंग देन सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स, इफ यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स। ओके, दैट मींस टेक्निकल सब्जेक्ट्स। क्लियर। यदि मैं नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करूं तो यहां पे बेसिकली 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है नॉन टेक्निकल, राइट। लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल स्टडी, राइट। जनरल स्टडी में यदि मैं बात करूं तो आपके पास और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे जिनका एक बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, राइट। ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की नीड नहीं होता है एसएससी जेईई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, लाइक जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, राइट, स्पोर्ट्स एंड जनरल साइंस। और जनरल साइंस में बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट्स का है ना आपको थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल आइडियाज होना चाहिए, ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की नीड नहीं होता है। आ रही बात समझ में? ओके, तो ये जो नॉन टेक्निकल वाले जो सब्जेक्ट्स होंगे है ना, जो भी हमारे रेस्पेक्टिव फैकल्टीज होंगे वो आपके पास डिस्कस करेंगे, वो डील करेंगे, राइट। और मैं आपसे डील करने वाला हूं टेक्निकल सब्जेक्ट्स, जिसमें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट्स। मे भी पॉसिबिलिटी कि आगे मैं और भी कोई अदर टेक्निकल सब्जेक्ट भी डील करूं, बट टाइम मीन अभी मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट आपसे डील करने वाला हूं। क्लियर बात। ओके, तो भैया पेपर 1 को आप क्लियर करेंगे तब फिर पेपर 2 के लिए आप जाएंगे। क्लियर बात। तो अभी हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन पार्ट होगा पेपर 1। क्लियर है जी? पेपर 1 आ रही बात समझ में? तो पेपर 1 में हम लोग मार्क्स कितने मार्क्स से होंगे, राइट, कितने क्वेश्चंस होंगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये जो पेपर 1 होगा ना डियर, पेपर 1 होगा, ये टोटल 200 क्वेश्चंस का पेपर होने वाला है आपके पास। ये टोटल 200 क्वेश्चंस का पेपर होने वाले हैं, राइट। एंड 1 क्वेश्चंस विल कैरी 1 मार्क्स, दैट मींस 200 questions that will be equivalent to, right, I can say 200 marks, 200 marks। क्लियर है पॉइंट? ओके, तो यहां पे पेपर 1 में है ना 200 क्वेश्चन होंगे डियर, और 200 क्वेश्चन दैट मीन 200 मार्क्स का है ना ये पेपर 1 होने वाले हैं, राइट। और पेपर 1 बिल्कुल आप क्लियर रहेंगे डियर कि किस तरह के है ना मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, किन किन एरियाज में कितना मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं, ये बिल्कुल आप क्लियर रहेंगे बिफोर योर एग्जाम, सो दैट आप प्रिपरेशन मूड को है ना बहुत अच्छे वे में रख सकते हैं, राइट। तो टोटल 200 मार्क्स की बात कर रहा हूं, या फिर मैं बोलूं टोटल 200 क्वेश्चंस, तो ये इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा, नॉन टेक्निकल प्लस टेक्निकल। दैट मीन्स यहां पे है ना ये 100 क्वेश्चंस होगा ये आपके पास नॉन टेक्निकल, राइट, एंड 100 क्वेश्चंस होगा आपके पास व्हाट, टेक्निकल। क्लियर है बात? ओके, नॉन टेक्निकल में 2 पार्ट है आपके पास, रीजनिंग एंड जनरल स्टडी। तो ये फिर से इक्वली पार्ट में डिवाइड होने वाले हैं, रीजनिंग 50 क्वेश्चंस एंड जनरल स्टडी अगेन 50 क्वेश्चंस। इस तरह से टोटल 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स इन पेपर 1।
ये रहा आपके पास पेपर 1 का एक पैटर्न, राइट, जो आपको बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए जब आप एसएससी जेईई एग्जाम्स का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो क्लियर बात है? ओके, नाउ मैं जितना भी वीडियो लेक्चर का सीरीज लेके आऊंगा इस सब्जेक्ट के ऊपर, राइट, वो एसएससी जेईई एग्जाम के लिए फुल्ली बेनिफिट तो होने वाले हैं, मोर देन सफिशिएंट तो होने वाले हैं, बट एसएससी जेईई एग्जाम लेवल के और भी डिफरेंट एग्जाम होंगे, राइट, जितने भी जेईई लेवल के एग्जाम होंगे, जितने भी एई लेवल के एग्जाम होंगे, उन सभी एग्जाम्स के लिए फुल्ली बेनिफिट होने वाले हैं। दैट मींस एट अ टाइम आपके एसएससी जेईई एग्जाम्स के साथ साथ और भी नंबर ऑफ एग्जाम्स का भाई प्रिपरेशन होने वाले हैं। यदि मैं उन है ना एग्जाम्स के यदि मैं नाम बताऊं, कुछ पॉपुलर एग्जाम जो है ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उन एग्जाम्स को अपीयर करते हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्स का नाम बताना चाहूं जिनके लिए यूजफुल होने वाले हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर का जो सीरीज आएगा वो। क्लियर है बात? ओके, तो देखिए तो जरा यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट, राइट, ऑल द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट इज यूजफुल फॉर एसएससी जेईई एग्जाम, आरआरबी जेईई एग्जाम एंड स्टेट पीएससी एई एग्जाम। क्लियर है जी? ओके, नाउ अब यदि मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं इन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, हर एक एग्जाम्स का एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात होती है। ओके, तो यहां पर यदि मैं एसएससी जेईई एंड आरआरबी जेईई इन दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, राइट, दिस इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एसएससी जेईई एग्जाम एज वेल एज आरआरबी जेईई एग्जाम। क्लियर है? जेईई स्टैंड्स फॉर जूनियर इंजीनियर एंड एई स्टैंड्स फॉर असिस्टेंट इंजीनियर। तो ऑब्वियस है असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट बड़ा पोस्ट होता है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बड़ा होने वाला है, राइट। तो स्टेट पीएससी एग्जाम्स में यदि मैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग। दैट मींस इफ यू आर बी कैंडिडेट्स then you can go for a state PSC AE exam। क्लियर बात है? बट एसएससी जेईई एंड आरआरबी जेईई के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होगा। लेकिन यदि आप बी कैंडिडेट्स हैं तब भी आप एलिजिबल रहेंगे एसएससी जेईई एग्जाम में एंड आरआरबी जेईई एग्जाम में। क्लियर है? बट डिप्लोमा कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टेट पीएससी AE एग्जाम, राइट। तो यहां पर मैं है ना ये जो बोला कि एट अ टाइम एसएससी जेईई एग्जाम के साथ साथ आपका आरआरबी जेईई एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन होगा और स्टेट पीएससी एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन होगा। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस का जो वैरायटी होता है, पैटर्न होता है इन एग्जाम्स का, है ना, जेईई लेवल के एग्जाम्स की बात करिए चाहे ए लेवल के एग्जाम्स की बात कर लिए, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, राइट। थोड़ा बहुत वेरिएशन भले देखने को मिलेगा, राइट, लेकिन कंटेंट वाइज यदि मैं बात करूं तो है ना जो मैं कंटेंट्स प्रोवाइड करूंगा वो पूरे के पूरे, है ना, जितने भी जेईई लेवल के एग्जाम होंगे, जितने भी ए लेवल के एग्जाम होंगे, उन सभी एग्जाम्स के लिए, है ना, कवर्ड होने वाले हैं। मैं डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की डिस्कस करूंगा, राइट। इसके साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी डिस्कस करूंगा। तो आप फील कर पाएंगे कि यस, हम लोग सिर्फ एसएससी जेईई एग्जाम्स का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, एट अ टाइम हम डिफरेंट एई एग्जाम, डिफरेंट जेईई एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बताया ये एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई एंड स्टेट पीएससी एई एग्जाम। क्लियर है बात? ओके, यदि मैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, है ना, तो एसएससी जेईई एंड आरआरबी जेईई, इसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होते हैं ना डियर, लेवल ऑफ क्वेश्चन इज जस्ट इजी, ओके। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, राइट, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। क्लियर है? तो बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी रहेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहेंगे, राइट। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा, आपको कैलकुलेशन की ज्यादा नीड पड़ा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन होंगे। क्लियर है बात? बट स्टेट पीएससी एई एग्जाम में यदि मैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस इसकी यदि मैं बात करूं तो इज जस्ट हाई। क्लियर है? एज कंपेयर टू एसएससी जेईई एग्जाम, एज कंपेयर टू आरआरबी जेईई एग्जाम। ऑब्वियस है ये थोड़ा सा बड़ा पोस्ट के लिए भैया, असिस्टेंट इंजीनियरिंग का पोस्ट है, तो इसमें क्वेश्चंस का लेवल भी होगा वो थोड़ा सा अच्छे वैरायटी के होंगे। क्लियर बात? बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि मैं इस लेवल में कंटेंट को प्रोवाइड करूंगा, राइट। उसके बाद मैं
इस लेवल में क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा सो दैट जब भी आप एसएससी जेई एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, आरआरबी जेई एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, स्टेट पीएससी एग्जाम्स में है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, बहुत आसानी से आप हैंडल कर पाएंगे, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट। और मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन तो आपसे मैं डील करूंगा ही करूंगा, राइट। और पूरे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा, पूरे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। क्लियर है? ऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। ए जेई क्लियर बात है, राइट। अब यहाँ पे स्टेट पीएससी एई एग्जाम में है ना, तो डिफरेंट स्टेट्स, तो डिफरेंट स्टेट पीएससी एई एग्जाम, क्लियर बात है, ओके। तो डिफरेंट स्टेट पीएससी एई एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर से यदि क्वेश्चंस के लेवल बात करूं तो थोड़ा बहुत आपको फिर से वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो मैं फिर से यही बोलूंगा कि आपको वरी करने की नीड नहीं है। आप कोई भी स्टेट पीएससी एई एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, राइट, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाऊंगा, सभी स्टेट पीएससी एई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कवर करूंगा, कंटेंट वाइज एंड क्वेश्चंस वाइज। क्लियर बात है? तो चलिए मैं अब ना एक जो सिलेबस होता है एग्जाम्स का, उन सिलेबस को दिखाना चाहूंगा आपको। तो आइए तो जरा यहां पर है ना, ये देखिए मैं सिलेबस की बात करता हूं भैया, ओके। तो आरआरबी जेई एग्जाम के लिए बात करूंगा मैं सिलेबस, स्टेट पीएससी एग्जाम के लिए बात करूंगा, राइट। और स्टेट पीएससी एग्जाम में तो डिफरेंट स्टेट है, तो डिफरेंट स्टेट पीएससी एग्जाम अरे बस समझ में। तो देखिए तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आरआरबी जेई एग्जाम में है ना, जब मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करूंगा, क्लियर है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी बात करूंगा, सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी बात करूंगा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए पहले तो बात करूंगा मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का सिलेबस कैसा है, क्या क्या टॉपिक्स है, क्लियर है। तो देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, पैरेललोग्राम लॉ, लामिस थ्योरम, मूवमेंट एंड कपल ऑफ फोर्सेस, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, डीलैम्बर्ट प्रिंसिपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, राइट। यदि मैं सिविल इंजीनियरिंग में बात करूं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का सिलेबस इन आरआरबी जेई एग्जाम, क्लियर। तो फोर्स सिस्टम, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स, फ्रिक्शन, सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्लियर बात। कम टू द स्टेट पीएससी एई एग्जाम, तो इसमें मैं फिर अगेन बात करूंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग दोनों में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का सिलेबस, क्लियर है। तो देखेंगे आप फोर्स सिस्टम, फ्री बॉडी डायग्राम, सेंट्रॉइड, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेमेटिक, काइनेटिक ऑफ पार्टिकल्स एंड काइनेमेटिक एंड काइनेटिक ऑफ रिजिड बॉडीज, क्लियर। ट्रसेस, वर्क, पावर, एनर्जी, क्लियर है जी, ओके। देन सिविल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे तो मास एंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्री बॉडी डायग्राम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस एंड वर्चुअल वर्क। इस तरह से आपके आरआरबी जेई एंड स्टेट पीएससी एई एग्जाम के ये रहा सिलेबस फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। किसका सिलेबस? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का सिलेबस, क्लियर है। तो सर आपने तो ये कहा कि स्टेट पीएससी एई एग्जाम तो डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट स्टेट पीएससी एई एग्जाम होगा, तो ये जो सिलेबस आप बताया वो किस स्टेट पीएससी एई एग्जाम का सिलेबस है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो यहां पे ना डियर, यहाँ पे जो मैं स्टेट पीएससी एई एग्जाम का जो सिलेबस की बात किया हूं, एक्चुअली ये ना, ये है भैया आपके पास दिस स्टेट दैट इज सीजी पीएससी एई एग्जाम का ये सिलेबस है, राइट। तो हो सकता है आप डिफरेंट स्टेट पीएससी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, है ना। थोड़ा बहुत ये जो टॉपिक्स है सिलेबस में वो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। दैट मींस हो सकता है आप सीजी पीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्लियर बात है। तो कुछ इस तरह से आपके पास सिलेबस होगा। यदि आप यूपी पीएससी एई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो हो सकता है इनमें से कुछ टॉपिक है ना उसमें ना हो, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हो, क्लियर है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं मैं, है ना, आप एई लेवल जेई लेवल के कोई भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपको वरी करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये तो जस्ट मैं एग्जाम सेपरेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस की डिस्कस कर रहा हूं। लास्ट में इस लेक्चर के लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा ऐसे सिलेबस का जिस सिलेबस को मैं फॉलो करने वाला हूं, और वो सिलेबस एक ऐसा सिलेबस होगा जो आपके ऑल एई ऑल जेई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे के पूरे कवर्ड रहेंगे। क्लियर है क्या बात? बिल्कुल क्लियर। तो सर एसएससी जेई एग्जाम का सिलेबस बता देंगे क्या? तो बिल्कुल डियर, इसके लिए डिस्कस करते हैं। आइए तो जरा यहां पर ये रहा भैया आपके पास एसएससी जेई, राइट, एसएससी जेई एग्जाम। एंड एसएससी जेई एग्जाम में मैं बात करूंगा क्या, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एंड सिविल इंजीनियरिंग में, क्या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का सिलेबस, ठीक है। तो यहां पर ना मुद्दे की बात यह है, जब आप एसएससी जेई एग्जाम के सिलेबस की बात करते हैं, तो जब आप है ना वेबसाइट में जाके चेक करेंगे ना डियर, तो पेपर वन आप देखेंगे तो उसमें ना
क्या क्या सब्जेक्ट्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग के क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्या सब्जेक्ट है ना, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, इस तरह के है ना आप देखेंगे तो जस्ट सब्जेक्ट नेम मेंशन है, जस्ट सब्जेक्ट नेम, प्रॉपर ये इंफॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं है कि क्या क्या टॉपिक्स है इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट्स के। क्लियर है, एसएससी जेई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा प्रॉपर कहीं पर भी मेंशन नहीं है। जिस तरह से इधर मैं आरआरबी जेई एग्जाम की बात किया, स्टेट पीएससी एग्जाम जिसमें सीजीपीएससी स्टेट है ना एग्जाम की बात की, इस तरह से तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे एक और मुद्दे की बात यह है कि एसएससी जेई एग्जाम में, क्लियर है बात, एसएससी जेई एग्जाम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट सिलेबस का पार्ट है और एसएससी जेई एग्जाम में सिविल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्लियर है बात, ओके। तो यहां पर है ना एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स और सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स का एक क्वेरीज ये होगा है ना, तो वो क्वेरीज मैं है ना खुद से डिस्कस करता हूं। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स का क्वेरीज होगा ये कुछ इस तरह से कि सर यदि मैं आरआरबी जेई एग्जाम्स का प्रिपरेशन करने जा रहा हूं तो मेरे पास तो प्रॉपर टॉपिक का इंफॉर्मेशन है कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं। स्टेट पीएससी एग्जाम्स के यदि मैं प्रिपरेशन करने जाऊंगा, चाहे वो कोई भी स्टेट पीएससी का हो, राइट, तो एज पर द सिलेबस जब मैं सिलेबस देखता हूं तो प्रॉपर मेरे को टॉपिक्स का इंफॉर्मेशन दिखता है सर, दिखता है। लेकिन जब मैं एसएससी जेई एग्जाम का प्रिपरेशन करने जाऊंगा, राइट, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट में तो सिलेबस का कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। कहने का मतलब क्या क्या टॉपिक्स मेरे को पढ़ने हैं इसका तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो मैं अपने प्रिपरेशन मूड को कैसे रखूंगा? ये है भैया मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स का क्वेरीज फ्रॉम एसएससी जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, हम क्या करेंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस कर डालेंगे, राइट, कि क्या क्या टॉपिक्स अभी तक क्वेश्चंस आए हुए हैं और उन सभी टॉपिक्स को हम लोग पढ़ डालेंगे। समझ पा रहे हैं क्या? तो सर ऐसा करने के बाद ये भी तो पॉसिबिलिटी होगा ना कि उन टॉपिक से भी तो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होंगे ना जो अभी तक नहीं आए होंगे, तो भी आपको वरी करने की नीड नहीं है, राइट। क्योंकि मैं जैसा अभी कहा कि एक ऐसा सिलेबस का डिस्कशन करूंगा मैं लास्ट में, जो मेरा सिलेबस होगा जिसको मैं फॉलो करूंगा, और वो एक ऐसा सिलेबस होगा जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल एई एग्जाम, ऑल जे एग्जाम सभी को कवर करेगा। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। क्लियर बात, ओके। तो एक सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स का ये क्वेरीज हो सकता है, सर मैं एसएससी जेई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट तो सिविल इंजीनियरिंग में सिलेबस का पार्ट नहीं है फ्रॉम एसएससी जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्या मैं इसको लेफ्ट कर दूं क्या? तो थोड़े टाइम के लिए आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि यदि आप एसएससी जेई एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस लेवल के और भी कुछ ऐसे एग्जाम्स होंगे है ना, उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि कोई भी एग्जाम, कोई पर्टिकुलर एग्जाम जिसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो है ना एक साल में 2 बार 3 बार आप देते हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। कई एग्जाम तो ऐसे होते हैं कि 2 साल 3 साल बाद आता है वो। क्लियर है, तो इन बिटवीन कुछ ऐसे एग्जाम्स हो जाए है ना कि वो जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी के लेवल का एग्जाम हो। आरी बात समझ में? जैसे मैं एसएससी जेई की बात करूं तो आरआरबी जेई एंड स्टेट पीएससी एग्जाम, क्लियर है, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल के एग्जाम होते हैं, राइट। थोड़ा बहुत वेरिएशन है ना जरूर देखने को मिलेगा लेवल ऑफ क्वेश्चन वाइज, लेकिन मेरा जो सजेशन रहेगा कि आपको ना अपने प्रिपरेशन मोड को हमेशा इस वे में रखना चाहिए जब भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो जिस भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ ही साथ उसी लेवल के और भी जो एग्जाम्स रहेंगे उनका भी आपका प्रिपरेशन हो जाए एट अ टाइम। इस तरह से अपने प्रिपरेशन मोड को रखना चाहिए। क्लियर, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, राइट। इसीलिए मैंने कहा कि मैं एसएससी जेई आपको जरूर डील करूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन एट अ टाइम आपके 3 एग्जाम्स का प्रिपरेशन होने वाले हैं, आरआरबी जेई, ऑल स्टेट पीएससी एग्जाम एंड एसएससी जेई एग्जाम। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके। नाउ अब मैं बात करता हूं इस सब्जेक्ट का, इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट का वेटेज कैसा है, राइट। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट्स का अपना खुद का एक वेटेज होता है। तो हम लोग वेटेज की बात करते हैं भैया कि इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट का वेटेज, राइट, इन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, आरआरबी जेई, ऑल स्टेट पीएससी एग्जाम एंड एसएससी जेई एग्जाम, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज कैसा है। तो देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बात करूंगा, सिविल इंजीनियरिंग के लिए बात करूंगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में? और यहां से एक चीज और भी आपको समझ में आएगा, बड़ा केयरफुली, ठीक है, कि ये इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट इज वेरी वेरी फंडामेंटल सब्जेक्ट, वेरी वेरी बेसिक सब्जेक्ट।
क्लियर है? और इस सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है, राइट, इस सब्जेक्ट को आपको क्यों नहीं लेफ्ट करना चाहिए, ये बात भी आपको क्लियर होगा। तो देखिए जरा, यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाया हूं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देखोगे तो कुछ स्ट्रक्चर है ये, राइट, एंड सिविल इंजीनियरिंग में देखोगे तो ये है ना, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर है। क्लियर बात? और इन दोनों स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो टॉप में है क्या? बिल्कुल। सिविल इंजीनियरिंग में जो स्ट्रक्चर बनाया हूं, यहां भी आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कैसा है, टॉप में है क्या? तो ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया हुआ है, ये इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है, इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है डियर कि जब भी आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट पढ़ने जाएंगे, जब भी आप मशीन डिजाइन सब्जेक्ट पढ़ने जाएंगे, जब भी आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट ऐसे पढ़ने जाएंगे, क्लियर बात है, तो आपके पास ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का गजब का कंसेप्ट होना चाहिए, गजब का फंडामेंटल आइडिया होना चाहिए। ये इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है, इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है। क्लियर है क्या बात? ओके, तो यहां पर यदि मैं बात करूं, जब आप बोलते हो भैया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट, क्लियर है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट ये दोनों मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के लिए फिर से कॉमन सब्जेक्ट होता है। क्लियर बात है? और सिविल इंजीनियरिंग में एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट की बात करते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस सब्जेक्ट। क्लियर है? तो ये बिल्कुल आपस में कनेक्टेड सब्जेक्ट हैं, जो किससे कनेक्ट है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट से। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट जब भी आप पढ़ने जाएंगे, क्लियर है, स्ट्रक्चर एनालिसिस सब्जेक्ट जब भी आप पढ़ने जाएंगे, तो आपके पास ना कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट की नीड पड़ती है बिफोर स्टार्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चर एनालिसिस सब्जेक्ट। सर व्हाट आर दोस कांसेप्ट, व्हाट आर दोस कांसेप्ट? तो जो आपको नीड होता है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स का एक बेसिक कांसेप्ट, मूवमेंट ऑफ कपल का बेसिक कांसेप्ट, फोर्स कपल सिस्टम का एक बेसिक कांसेप्ट, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया का एक बेसिक कांसेप्ट होना चाहिए, जिसमें डिफरेंट प्लेन एरियाज का सेंट्रॉइड क्या होता है इसका भी आइडिया होना चाहिए आपके पास। एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बेसिक कांसेप्ट आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? जब आप स्ट्रक्चर एनालिसिस सब्जेक्ट पढ़ेंगे एक सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट, तो वहां पे आप बात करते हो वर्चुअल वर्क का कांसेप्ट। क्लियर है? जिसमें आप रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करने के लिए, है ना, वर्चुअल वर्क के कांसेप्ट को आप यूज करते हो। तो वर्चुअल वर्क का जो एक बेसिक कांसेप्ट आपको नीड पड़ता है। आ रही बात समझ में? तो जितना भी मैं टॉपिक्स में बोल रहा हूं, इन सारे टॉपिक्स को आप कहां पढ़ते हो? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में पढ़ते हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में पढ़ते हो सकता है कि कोई आपके एग्जाम, है ना, जिसका आप प्रिपरेशन करें, जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये जो सारे सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूं, ये जरूर आपके सिलेबस का पार्ट होगा, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो जब क्वेश्चन आएंगे, है ना, जब क्वेश्चन आएंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, है ना, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, जो स्ट्रक्चर एनालिसिस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, जो मशीन डिजाइन सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन इस वे में फ्रेम हुआ रहेगा कि आप जस्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के कांसेप्ट को, एक बेसिक कांसेप्ट को यूज करोगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं भैया हम लोग इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्या बोलते हैं बताइए? तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको लगेगा कि वो डिफरेंट सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, लेकिन वो कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के कंसेप्ट के ऊपर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। आ रही बात समझ में? ओके, तो और भी यदि मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो देखिए तो जरा यहां पर, है ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट, राइट, जो कि कॉमन सब्जेक्ट है ना, मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग। तो ठीक उसी तरह यहां पे हम लोग बात करते हैं भैया क्या? फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट एंड फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट, दोनों ब्रांच में। क्लियर है? तो फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में हम लोग जब स्टैटिक फ्लूइड का स्टडी करते हैं, तो वहां भी आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट की नीड पड़ती है जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के कंसेप्ट होते हैं, राइट। जब भी आप बात करते हो इक्विलिब्रियम कंडीशन की फ्लूइड स्टैटिक में, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हो, राइट, बॉयंसी फ्लुक्चुएशन में जब आप बात करते हो, क्लियर, सेंटर ऑफ प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्लियर है, तो वहां पे सेंट्रॉइड का कांसेप्ट बड़ा यूज होता है, राइट। एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कांसेप्ट बड़ा यूज होता है वहां पे। क्लियर बात है? आ रही बात समझ में? आप जब बात करते हो फ्लूइड डायनेमिक्स में, राइट, वेलोसिटी एक्सीलरेशन एनालिसिस, क्लियर है, जिसमें रेडियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का कांसेप्ट आपको नीड पड़ता है। क्लियर है बात? ओके, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इस तरह के जो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, ये आप कहां पे सीखते हो? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में सीखते हो। तो कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो फ्लूइड
मैकेनिक सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बट वो उस वे में फ्रेम हुआ रहेगा कि जस्ट वो बेसिक कंसेप्ट आप यूज कीजिए इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट का और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अगेन कराएगा आपके पास इनडायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, बट वो क्वेश्चन किस सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, वो फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, लेकिन कंसेप्ट यूज करके आप है ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के जस्ट बेसिक कंसेप्ट यूज करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज द इनडायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर बात है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही और भी यदि मैं बात करता हूं डियर, और भी यदि मैं बात करता हूं तो आप बात करते हो भैया थ्योरी ऑफ मशीन TOM प्लस वाइब्रेशन क्लियर है बात। तो थ्योरी ऑफ मशीन में भी आप स्टडी करते हो वेलोसिटी एनालिसिस, एक्सीलरेशन एनालिसिस, राइट। तो इसमें कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं लाइक इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ, अरे बस समझ में क्लियर है। तो क्वेश्चंस कभी ऐसे आएंगे थ्योरी ऑफ मशीन में, राइट, जो वेलोसिटी एनालिसिस के ऊपर होगा, राइट। तो उसको आप दो तरह से सॉल्व कर पाएंगे, वेलोसिटी डायग्राम यूज करके, इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड यूज करके। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड का जो बेसिक फंडामेंटल कांसेप्ट होता है वो आप कहां पढ़ते हो, आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में पढ़ते हो। क्लियर है। तो क्वेश्चन है ना इस वे में रहेगा कि आपको लगेगा वो थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन है। क्लियर बात है, राइट। तो ऑब्वियस है आप वेलोसिटी डायग्राम भी ड्रॉ करके सॉल्व कर पाएंगे, राइट। और इंस्टेंटेनियस सेंटर भी जो कांसेप्ट है अपना है ना उसको भी यूज करके आप सॉल्व कर पाएंगे। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी डायग्राम यूज करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे जो थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, तो वो काफी टाइम टेकिंग हो सकता है। तो उस कंडीशन में यदि आपके पास इंस्टेंटेनियस सेंटर का कंसेप्ट है, गजब काटिया है, यदि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट आप पढ़ के गए हैं एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दिस इज अगेन इनडायरेक्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। वाइब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहां पर आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने की बात करते हो, जहां पे आपके पास डिफरेंट बेसिक प्रिंसिपल की नीड होती है और उन बेसिक प्रिंसिपल को आप बहुत अच्छे वे में डील करते हो। कहां पे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इस तरह के कुछ बेसिक प्रिंसिपल है जिसका आप यूज करते हो कहां पर, वाइब्रेशन में नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर बात है। और वाइब्रेशन में और भी कुछ कंसेप्ट की नीड होती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो डिफरेंट प्लेनर बॉडी, नॉन प्लेनर बॉडी का आपके पास है ना मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, सो दैट आप वाइब्रेशन से जो क्वेश्चंस आएंगे है ना, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, क्लियर बात है, अरे बात समझ में, तो उन क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से हैंडल कर पाएंगे, डील कर पाएंगे। तो ये यहां से ये बात आपको समझ में आ रहा है डियर कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि है ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के कांसेप्ट का और कहीं पे यूज नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना भी मैं सब्जेक्ट्स है ना जो यहां पे रखा हुआ हूं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के कांसेप्ट से कनेक्टेड सब्जेक्ट है, राइट। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इसीलिए मैंने कहा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट इज वन ऑफ द वेरी वेरी फंडामेंटल सब्जेक्ट, वेरी वेरी बेसिक सब्जेक्ट। क्लियर बात है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस वाइज मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का यदि बात करूं भैया क्या वेटेज, तो ये इसका वेटेज होने वाला है कुछ 5 to 10 मार्क्स। ये है आपके पास इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब तो आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है। तो सर डायरेक्ट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का वेटेज यदि मैं बात करूं डियर है ना, जब मैं वेटेज की बात करता हूं, क्लियर है बात, ओके। तो यहां पर ना मैं बात कर पाऊंगा कि 1 to 5 मार्क्स, राइट। और यही 1 to 5 मार्क्स को आप वेटेज बताते हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स है, राइट, काफी सारे लोग ऐसे ही समझते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट बहुत छोटा सब्जेक्ट है, उनका वेटेज भी बहुत कम होता है, तो इसको हम लोग लेफ्ट कर देते हैं। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता है कि आप ऐसा कभी सोचेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट है ना लेफ्ट कर देते हैं, बहुत कम वेटेज होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो बोल रहे हो ना वो डायरेक्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट से होंगे, दैट इज द 1 to 5 मार्क्स। क्लियर बात है। लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी तो होते हैं, तो उसका जो वेटेज होगा 5 to 10 मार्क्स डियर, 5 to 10 मार्क्स। यदि मैं इसको सम अप करूं तो मैं कह पाऊंगा, मैं यहां पे कह पाऊंगा डियर, यदि मैं सम अप करूं इसको, ठीक है, तो मैं यहां पे कह पाऊंगा कि इसका जो वेटेज होगा, राइट, वेटेज
वेटेज, राइट। ये कितना होगा पता है आपके पास? ये होगा भैया 10 to 15 मार्क्स, 10 to 15 मार्क्स। क्लियर है बात? ये रहा आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का वेटेज। क्लियर है जी? ओके, तो जरूर इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा डियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए फिर मैं अब स्टार्ट करता हूं इस सब्जेक्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, राइट, सो दैट जब मैं कल नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा तो वहां पे मैं डायरेक्ट चैप्टर का डिस्कशन कर सकूं, डायरेक्ट मैं टॉपिक का डिस्कशन कर सकूं। ओके डियर, नाउ तो चलिए, है ना, मैं बात करता हूं भैया व्हाट इज द मैकेनिक्स, राइट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा जवाब देते हैं कि सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट इन मैकेनिक्स बोथ आर द सेम थिंग्स ना, बोथ आर द सेम थिंग्स ना। क्लियर है? तो यदि आप ऐसा सोचते हैं ना डियर, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स बोथ आर द सेम थिंग्स, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। आप ऐसा बोल रहे हो तो बिल्कुल आप गलत सोचते हो। क्लियर है? क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स, बट मैकेनिक्स इज द ब्रांच, राइट। और मैकेनिक्स ब्रांच है तो इसके अंदर और भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं डियर, और भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से वन ऑफ द सब्जेक्ट होता है आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। तो आप कभी नहीं बोलेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप जो जनरली बोलते हो कि मैं मैकेनिक्स पढ़ रहा हूं, मैं मैकेनिक्स पढ़ रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं होता है डियर, राइट। और प्रॉपर किसी भी सब्जेक्ट को प्रॉपर डिफाइन करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो बने रहिएगा वीडियो लेक्चर के साथ, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए, तो मैं मैकेनिक्स को डिफाइन करता हूं, बिल्कुल आपको क्लियर होगा मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट बोथ आर डिफरेंट, नॉट द सेम। क्लियर है? तो मैकेनिक्स is that branch of engineering science in which we deal about the effect of force, or forces on any type of body, whether this body is at rest or it is in motion। क्या कहता है डेफिनेशन मैकेनिक्स का? कि मैकेनिक्स इंजीनियरिंग साइंस का एक ऐसा ब्रांच होने वाला है जहां पर हम किसी भी टाइप, राइट, मैकेनिक्स के अंडर आने वाले किसी भी टाइप के बॉडी में जो फोर्सेस लग रहे होंगे, है ना, उसका एनालिसिस करते हैं। मच बेटर, जो फोर्सेस लग रहे हैं उसके इफेक्ट का एनालिसिस करते हैं। हो सकता है वो बॉडी रेस्ट में हो सकता है वो बॉडी मोशन में हो। क्लियर? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टाइप ऑफ बॉडी। आ रही बात समझ में? टाइप ऑफ बॉडी की बात हो रही है, ये बात बिल्कुल भी नहीं हो रही यहां पे कि वो टाइप ऑफ बॉडी में कौन सी टाइप की बॉडी की बात हो रही है। क्लियर है बात? और यही टाइप ऑफ बॉडी डिसाइड करता है कि आप मैकेनिक्स के अंदर कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। इस बात को डिसाइड करता है ये टाइप ऑफ बॉडी। समझ आ रहे हैं क्या बात को? और यहां पे ये जो रेस्ट बोला और ये मोशन बोला, क्लियर है? ये इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है कि जिस भी बॉडी का आप एनालिसिस कर रहे हो उसका स्टेट कैसा है, वो बॉडी रुका हुआ है, रेस्ट में है, कि वो मोशन कर रहा है। दिस इज द स्टेट ऑफ बॉडी। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो भैया पहले तो हम लोग ना टाइप ऑफ बॉडी को डिफाइन करते हैं, तब हमको क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअली मैकेनिक्स के अंदर और भी क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट, जिसमें आप देख पाओगे कि उसमें से एक सब्जेक्ट होगा भैया आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो चलिए, तो हम लोग टाइप ऑफ बॉडी की बात करते हैं भैया, ठीक है। तो आइए तो जरा यहाँ पे देखिए, ये रहा आपके पास टाइप ऑफ बॉडी। क्लियर है बात? ओके, और इधर आप देख पाएंगे स्टेट ऑफ बॉडी, जो कि जैसे अभी मैंने बताया, स्टेट ऑफ बॉडी बोल रहे हो तो या तो बॉडी रेस्ट में होगा या तो बॉडी मोशन में होगा। दिस इज द स्टेट ऑफ बॉडी। क्लियर? तो टाइप ऑफ बॉडी में, है ना, आप देख पाएंगे 3 टाइप्स के बॉडी यहाँ पे, रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी एंड फ्लूइड बॉडी। क्लियर है? जब आप टाइप ऑफ बॉडी की बात करते हो तो आपके पास डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं टाइप ऑफ बॉडी को, है ना, बताने के लिए। क्लियर है बात? लेकिन हम लोग मैकेनिक्स के अंदर टाइप ऑफ बॉडी की बात करते हैं, जो बेसिकली ये 3 टाइप्स के ही दिखेंगे आपको, रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, फ्लूइड बॉडी। क्लियर है जी? आ रही बात समझ में? ओके, तो इसको डिफाइन करने से पहले, है ना, यदि मैं बात करूं तो ये जो स्टार्टिंग के जो 2 बॉडीज है ना डियर, ये जो 2 बॉडीज है, ये है ना, एक्चुअली दिस 2 बॉडीज आर solid. Actually these 2 bodies are solid, that means solid kind of body. Clear है बात? And
दिस लास्ट वन बॉडी, क्लियर बात, ये लास्ट वन जो बॉडी है ना डियर, ये या तो लिक्विड होगा या तो क्या होगा बताइए, तो या तो फिर ये क्या होगा, गैस होगा। क्लियर है? दैट मीन्स स्टार्टिंग टू बॉडीज आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड द लास्ट वन बॉडी है ना, आइदर मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैस। क्लियर बात है? ओके तो जब मैं रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी और फ्लूइड बॉडी को डिफाइन करने जाऊंगा तो इससे पहले तो मेरे को ये डिफाइन करना होगा कि बॉडी, व्हाट इज द बॉडी। बॉडी को आप वन वर्ड में यदि डिफाइन करोगे तो कैसे डिफाइन करोगे? बड़ा बेसिक से डिफाइन करेंगे डियर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन बॉडीज को डिफाइन कर पाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है बात? और यदि आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाते हो ना, तो जब इन बॉडीज को आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में एनालिसिस करोगे तो आप बहुत क्लियर रहेंगे, कंसेप्चुअली बहुत क्लियर रहेंगे। तो बड़ा केयरफुली समझिएगा एंड सुनिएगा। क्लियर है बात? ओके तो एनी बॉडी इज मेड ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। कोई भी बॉडी जो है, अरे बस समझ में, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके क्या बना होगा, एक बॉडी बना होगा। क्लियर बात है? तो उन बॉडी का पोजीशन, उस बॉडी के अंदर उन पार्टिकल्स का पोजीशन, अरे बस समझ में, यदि कैसा है, फिक्स है। क्लियर बात? ये पहला केस। दूसरा केस हो सकता है उस बॉडी के अंदर मौजूद पार्टिकल्स का पोजीशन वेरिएबल है, ये दूसरा केस हो सकता है ऐसा। तो ये इस बात की इंफॉर्मेशन देती है, बॉडी के अंदर मौजूद पार्टिकल्स का फिक्स होना, वेरिएबल होना, ये इस बात की इंफॉर्मेशन देती है कि उस बॉडी का जो शेप और साइज है वो फिक्स है कि वेरिएबल है। तो आप इतना तो समझ पाते होंगे कि जो सॉलिड बॉडी होते हैं भैया, उसमें पार्टिकल्स का जो पोजीशन होता है ना, वो ऑलवेज फिक्स होता है। और यही रीजन है कि सॉलिड बॉडी का खुद का प्रॉपर एक शेप होता है और एक साइज होता है। क्लियर बात? ओके तो आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि जो लिक्विड और जो गैस होंगे, क्लियर बात है, लिक्विड और जो गैस होंगे है ना, उसमें पार्टिकल्स का पोजीशन, उसमें मौजूद पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स नहीं होता है भैया, वेरिएबल होता है, मूवेबल होता है। सो दैट्स वाई आप लिक्विड और गैस को किसी भी बर्तन में भर दीजिए, अरे बस समझ में, उसका शेप एंड साइज उस बर्तन के अकॉर्डिंग गेन कर लेता है। लिक्विड और गैस का खुद का कोई प्रॉपर शेप एंड साइज नहीं होता है। तो सर क्या आप ऐसा बोलना चाह रहे हो क्या कि फ्लूइड बॉडी का खुद का कोई प्रॉपर शेप एंड साइज नहीं होगा? यस डियर। क्या आप ये भी बोलना चाह रहे हैं क्या रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी का खुद का एक प्रॉपर शेप एंड साइज होगा? तो ऐसा सोच रहे हो आप तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, अरे बात समझ में? ओके बिल्कुल सही सोच रहे हो डियर आप, राइट। बट हम लोग मैकेनिक्स के अंडर डिफाइन करने वाले हैं जी इन बॉडीज को। तो हम कैसे डिफाइन किए बताओ तो मैकेनिक्स को? बॉडीज में फोर्सेस लग रहे हैं, उनके इफेक्ट का हम लोग एनालिसिस करते हैं, डील करते हैं। क्लियर है बात? तो रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, फ्लूइड बॉडी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे भैया? हमको उसमें फोर्स अप्लाई करना होगा और फोर्स अप्लाई करने के बाद इफेक्ट वाइज देखना होगा कि उन बॉडीज में इफेक्ट कैसा है, उस सॉलिड बॉडी में इफेक्ट कैसा है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे कि वो सॉलिड बॉडी रिजिड बॉडी है कि डिफॉर्मेबल बॉडी है ना, वो लिक्विड और गैस कैसा है ना, कि वो फ्लूइड बॉडी की किस तरह से, इस तरह से समझ रहे हैं क्या बात को, है ना। मैकेनिक्स के अंदर हम लोग भैया फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी में और उसको डिफाइन करेंगे। क्लियर है क्या बात? तो अभी हमने ये समझा है कि सॉलिड बॉडी और लिक्विड और गैस बॉडी है ना, ये क्या होता है बेसिकली। क्लियर है? शेप साइज वाइज बात की अभी जस्ट हमने, ठीक है जी, ओके ना। अब बड़ा केयरफुली समझिएगा, कोई भी बॉडी जिसमें मैं फोर्स को अप्लाई करता हूं तो उसमें दो तरह का इफेक्ट हो सकता है। या तो वो बॉडी वहीं का वहीं पर रहे, कहने का मतलब बॉडी यदि रेस्ट में है, उसमें मैं फोर्स लगा रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं, तो फोर्स के कारण बॉडी, कोई जरूरी तो नहीं है कि वो मोशन करने लग जाए, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने कितने अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया। बिल्कुल करेगा, एग्री करते हैं क्या? क्लियर है? तो पहली चीज तो ये कि वो बॉडी क्या है ना, क्या हो सकता है, बॉडी फोर्स अप्लाई करने के बाद रेस्ट है ना, रेस्ट है तो रेस्ट में भी रह सकता है। हो सकता है फोर्स आपने ज्यादा अप्लाई कर दिया, राइट, तो हो सकता है बॉडी कैसा हो जाए, मोशन में आ जाए, मूव करने लग जाए। पहला इफेक्ट तो ये ऐसा हो सकता है। दूसरा इफेक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आप बॉडी में फोर्स अप्लाई किया, राइट, तो बॉडी
रेस्ट में ही रहेगा, मोशन नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है उस बॉडी के अंदर मौजूद पार्टिकल्स का पोजीशन में चेंजेस आ जाए आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। क्लियर बात है? आ रही बात समझ में? ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। क्लियर है जी? तो ठीक इसी तरह हम लोग ना इन बॉडीज को ऐसे ही डिफाइन करेंगे, हम इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, अब देखेंगे कि उन बॉडीज में है ना इफेक्ट किस तरह से हो रहा है ना? आ रही बात समझ में? तो मैं ना सबसे पहले यदि मैं डिफाइन करने जाऊंगा तो यहाँ पे ना मैं बात करने वाला हूं भैया किसको बताइए, तो ये डिफॉर्मेबल बॉडी को मैं डिफाइन करने वाला हूं, डिफॉर्मेबल बॉडी को। क्लियर बात है जी? ओके ना। और एक चीज और क्लियर हो गया होगा आपको कि बॉडी में पार्टिकल्स का पोजीशन यदि वेरिएबल है या फिर चेंज हो जाता है तो उससे क्या समझ में आता है, उसका शेप एंड साइज भी फिक्स नहीं होता है, राइट? अब इसको रिलेट करेंगे कैसा, हम लोग बॉडी में फोर्स अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि बॉडी के अंदर मौजूद पार्टिकल्स का शेप एंड साइज चेंज तो नहीं हो रहा है, और वो शेप एंड साइज किस पे डिपेंड करेगा? पार्टिकल्स जो मौजूद है उनके पोजीशन में चेंज तो नहीं हो रहा है। इस बेसिस पे कनेक्ट करते जाइएगा। तो डिफॉर्मेबल बॉडी में यदि आप इस वर्ड को देखोगे, डिफॉर्म, क्या है? डिफॉर्म, और डिफॉर्म का मतलब होता है भैया शेप साइज चेंज होना। क्लियर बात है? शेप साइज चेंज होना मतलब डिफॉर्मेबल बॉडी इज दैट टाइप ऑफ बॉडी इन विच इफ यू आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स then the position of particles in that solid body are changed, so the shape and size of that solid body is also changed, so that particular solid body is known as what? Deformable body। इतनी सी बात क्लियर क्या बताइए? तो डिफॉर्मेबल बॉडी सॉलिड बॉडी तो है जिसका शेप एंड साइज तो फिक्स होता है ना, जिसमें मौजूद पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स तो होता है, लेकिन हम लोग मैकेनिक्स के अंदर डिफाइन करने वाले हैं डियर, हम लोग मैकेनिक्स के अंदर डिफॉर्मेबल बॉडी को डिफाइन करने वाले हैं। तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? फोर्स को अप्लाई करेंगे, देखेंगे उस बॉडी के अंदर मौजूद पार्टिकल्स का जो पोजीशन है वो चेंज तो नहीं हो रहा है। तो डिफॉर्मेबल बॉडी में ना पार्टिकल्स का पोजीशन चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है, जिसके कारण उसका शेप एंड साइज भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। सो दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ सॉलिड बॉडी इज नथिंग बट व्हाट? डिफॉर्मेबल बॉडी। क्लियर है बात? ओके तो सर रिजिड बॉडी को भी हम लोग डिफाइन कर पाएंगे क्या? बिल्कुल डिफाइन कर पाएंगे डियर, बिल्कुल डिफाइन कर पाएंगे। तो ये जस्ट कैसा होगा पता है? डिफॉर्मेबल बॉडी के अपोजिट होगा। कैसा होगा? अपोजिट होगा। डिफॉर्मेबल बॉडी में है ना पार्टिकल्स के पोजीशन चेंज हो जा रहा था, कैसे? फोर्स अप्लाई करने के बाद, ठीक है? तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है? और रिजिड बॉडी भी क्या होगा आपके पास? ये सॉलिड बॉडी होगा भैया, ये भी राइट, जिसमें पार्टिकल्स का पोजीशन तो फिक्स रहता है सॉलिड बॉडी में। अरे बात समझ में? सॉलिड बॉडी में पार्टिकल्स का पोजीशन कैसा रहता है? फिक्स रहता है। क्लियर है? लेकिन हम लोग सॉलिड बॉडी जिसको आप रिजिड बॉडी डिफाइन करने जा रहे हो, तो उसको कैसे डिफाइन करने वाले? उसमें फोर्स अप्लाई करने के बाद आपको देखना रहेगा भैया कि उन पार्टिकल्स का पोजीशन आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स चेंज तो नहीं हुआ है। क्लियर है बात? कि वो फिक्स ही है जैसा पहले था। सॉलिड बॉडी में मौजूद पार्टिकल्स का पोजीशन जैसा फिक्स रहता है ना सॉलिड बॉडी में, तो आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स भी फिक्स है कि वेरिएबल है। इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे फोर्स अप्लाई करने के बाद। तो रिजिड बॉडी इज दैट टाइप ऑफ सॉलिड बॉडी इन विच इफ वी आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, अरे बात समझ में? then the position of particles in that solid body do not change, so shape and size of that particular solid body do not also change। clear बात? so that particular solid body is known as what? rigid body। क्लियर बात? मतलब रिजिड बॉडी एक ऐसा सॉलिड बॉडी होगा जिसमें आप कितना भी फोर्स प्रोवाइड करो, कितना भी एनर्जी लगाओ, कितना भी उसमें मूवमेंट प्रोवाइड करो, कितना भी टॉर्क प्रोवाइड करो, क्लियर है? उस बॉडी में मौजूद पार्टिकल्स है ना, उसके पोजीशन में भैया किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर? बिफोर अप्लाइंग द फोर्स सॉलिड बॉडी है ना, तो उसमें पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स था, तो फिक्स ही रहेगा आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स।
क्लियर बात। तो इस तरह के सॉलिड बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी यदि मैं आपसे पूछूं इन एक्चुअल प्रैक्टिस क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी ऐसा कोई सॉलिड बॉडी हो सकता है क्या जिसको आप रिजिड बॉडी बोलोगे? ऐसा हो सकता है क्या कोई सॉलिड बॉडी? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए पता डियर? सर ऐसा सॉलिड बॉडी तो हो ही नहीं सकता है सर पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी, मतलब कहीं पर भी नहीं जिसको हम लोग रिजिड बॉडी बोलें। ऐसा तो कोई सॉलिड बॉडी हो नहीं सकता। क्योंकि हर एक बॉडी है ना, हर एक बॉडी जो सॉलिड बॉडी, हम लोग सॉलिड बॉडी को डिफाइन कर रहे हैं ना, अरे बस समझ में, कोई भी सॉलिड बॉडी की बात करें ना सर, हम यदि उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी के अंदर मौजूद पार्टिकल्स के पोजीशन में कुछ तो चेंजेस आएगा, कुछ तो चेंजेस आएगा। क्लियर बात है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा पार्टिकल्स के पोजीशन में। अरे बस समझे, अब पार्टिकल्स के पोजीशन में चेंजेस आया मतलब शेप एंड साइज में भी कुछ ना कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेगा इन एक्चुअल प्रैक्टिस। बट फिर भी हम लोग ऐसा डिफाइन करते हैं कि सॉलिड बॉडी एक ऐसा सॉलिड बॉडी जिसमें हम फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने के बाद भी उस सॉलिड बॉडी के अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स का पोजीशन जो फिक्स था पहले वो फिक्स ही रहेगा आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। क्लियर बात है? तो ये एक तरह का ना जो रिजिड बॉडी होता है ना, ये एक तरह का आइडियल बॉडी होता है डियर, आइडियल बॉडी होता है जो एक्चुअल प्रैक्टिस में तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? बट आपके डेली लाइफ में कुछ ऐसे बॉडी हो सकते हैं जिसको आप रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हो, आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो, बट रिजिड बॉडी नहीं बोल सकते। तो कैसे बॉडी को? जिसमें आप फोर्स अप्लाई करेंगे और उसमें जो पार्टिकल्स का पोजीशन है ना वो बहुत कम चेंजेस देखने को मिलेगा, और पार्टिकल के पोजीशन में चेंजेस बहुत कम देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के शेप एंड साइज में भी बहुत कम चेंजेस देखने को मिलेगा, और बहुत कम चेंजेस देखने को मिलेगा इसका मतलब क्या? नेग्लिजिबल, जिसको आप नेग्लेक्ट कर देते हो, जीरो मान लेते हो, तो उसको आप रिजिड बॉडी की तरह ऐसे ट्रीट कर सकते हो, ऐसे ट्रीट कर सकते हो। क्लियर बात है? तो सर रिजिड बॉडी को तो हमने डिफाइन कर दिया, रिजिड बॉडी को हमने डिफाइन कर दिया। एक और बात याद रखना रिजिड बॉडी में है ना कि रिजिड बॉडी, ये तो समझ में आ गया है ना जैसे मैंने अभी डिफाइन किया। तो आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स और बिफोर अप्लाइंग द फोर्स, रिजिड बॉडी में मौजूद कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बिफोर अप्लाइंग द फोर्स जितना डिस्टेंस रहा होगा दो पार्टिकल्स के बीच में उतना ही डिस्टेंस रहेगा, कांस्टेंट रहेगा आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स रिजिड बॉडी केस में। ऑलवेज रिमेंबर। क्लियर है बात? ओके। तो सर फ्लूइड बॉडी को कैसे डिफाइन करेंगे? फ्लूइड बॉडी, ठीक है, अब तो मेरे को समझ में आ गया कि आप बिल्कुल अब इसको डिफाइन कर पाएंगे, राइट। इसमें फ्लूइड बॉडी को जैसे हम सेपरेट डिफाइन किए थे इन फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैस, तो कैसे बोले थे बताइए? तो कैसे बोले थे कि भैया इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवेबल होता है। कैसा होता है? मूवेबल होता है, फिक्स नहीं होता है, मतलब वेरिएबल होता है पार्टिकल्स का जो पोजीशन होता है। क्लियर है? तो फ्लूइड बॉडी को जब हम डिफाइन करेंगे मैकेनिक्स के अंदर डिफाइन करेंगे तो फोर्स अप्लाई करके डिफाइन करेंगे ना, तो कैसे बोलेंगे हम लोग? फ्लूइड बॉडी का ऐसा बॉडी होगा भैया जिसमें आप थोड़ा सा फोर्स अप्लाई क्यों ना करो, थोड़ा सा फोर्स क्यों ना अप्लाई करो, पार्टिकल्स का पोजीशन चेंज हो जाएगा, राइट, स्टार्ट टू मूव हो जाएगा पार्टिकल्स का पोजीशन। क्लियर है बात? तो ऐसे बॉडी को आप लोग क्या बोलने वाले हैं? फ्लूइड बॉडी। सो फ्लूइड बॉडी इज दैट टाइप ऑफ बॉडी इन विच इफ यू आर अप्लाइंग एन external force, much better, very small force, then particles of that body start to move. Clear? So that type of body is known as what? Fluid body. And that fluid body that may be either in the form of liquid or in the form of gas. Clear है? तो इस तरह के ये क्या रहा आपके पास? टाइप ऑफ बॉडी अंडर द मैकेनिक्स। क्लियर है जी? और ये स्टेट ऑफ बॉडी तो आपको समझ में आ गया क्या है? ये रेस्ट है और ये क्या है? मोशन है ना जी। ओके, तो यही ना डियर, यही बेसिस बनने वाला है जब मैं मैकेनिक्स को क्लासिफाई करने जाऊंगा। क्लियर है बात? ये हो गया आपके पास टाइप्स ऑफ बॉडी, दिस इज द फर्स्ट बेसिस, और ये हो जाएगा आपके पास स्टेट ऑफ बॉडी, दिस इज द सेकंड बेसिस। इसी बेसिस पे हम लोग मैकेनिक्स को क्या करते हैं पता है आपके पास? क्लासिफाई करते हैं, जहां से आप देख पाएंगे कि मैकेनिक्स एक छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है भैया, एक बड़ा सब्जेक्ट है, एक ब्रांच है जिसके अंदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें वन ऑफ द सब्जेक्ट होता है आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। क्लियर है? तो आइए तो डियर यहां पर हम लोग बात करते हैं भैया नेक्स्ट
क्लासिफिकेशन ऑफ द मैकेनिक्स। क्लियर है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स में जैसा कि भी मैंने जस्ट बताया कि आपके पास 2 बेसिस होगा, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ बॉडी एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी। फर्स्ट बेसिस में बात करें तो टाइप ऑफ बॉडी, जैसे मैं मैकेनिक्स को डिफाइन किया था तो याद कीजिए, है ना, एनी टाइप ऑफ बॉडी ऐसा करके हमने डिफाइन किया हुआ था। तो आप उन एनी टाइप ऑफ बॉडी में ना आप सेपरेट बात करोगे, रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, फ्लूइड बॉडी। तो इस तरह के आपके ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट पिक्चर में आएंगे। क्लियर है? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिजिड बॉडी, or I can say if you are analyze the rigid body in that mechanics, then that type of mechanics is nothing but what rigid body mechanics। ठीक उसी तरह मैं बोल सकता हूं कि मैकेनिक्स के अंदर आप डिफॉर्मेबल बॉडी का एनालिसिस कर रहे हो। क्लियर है बात? ओके, तो उस मैकेनिक्स को आप बोलने वाले डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। जब मैकेनिक्स के अंदर आप फ्लूइड बॉडी का एनालिसिस कर रहे हो तो उस मैकेनिक्स को हम लोग क्या बोलने वाले हैं बताइए तो जरा? फ्लूइड बॉडी मैकेनिक्स। फ्लूइड बॉडी मैकेनिक्स। तो ये 3 तरह के आपके पास डिफरेंट, है ना, सब्जेक्ट्स हो जाएंगे आपके पास जो मैकेनिक्स के अंदर आएंगे। अब ये इन सब्जेक्ट्स को हम लोग क्या क्या बोलते हैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। सेकंड बेसिस में आइए तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ बॉडी। क्लियर बात है? तो स्टेट्स ऑफ बॉडी को मैंने बताया था भैया रेस्ट और मोशन। क्लियर बात है? तो इसके बेसिस पे स्टैटिक मैकेनिक्स, दिस इज द फर्स्ट टाइप, एंड द सेकंड डायनेमिक मैकेनिक्स। क्लियर बात? यहां पर ना डियर, ये जो मैं बोल रहा हूं भैया स्टैटिक का मतलब होता है भैया क्या? रेस्ट। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट एंड डायनेमिक का मतलब होता है व्हाट? मोशन। डायनेमिक का मतलब क्या होता है बताइए तो? मोशन। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? मोशन होता है जी। ठीक है जी? ओके, नाउ तो स्टैटिक मैकेनिक्स में आप बॉडी का एनालिसिस करने वाले हो, राइट? ये तो रहा टाइप ऑफ बॉडी। ठीक, अब यहां पे मैं जस्ट बॉडी की बात करूंगा। बॉडी का एनालिसिस करने वाले हो, बॉडी में फोर्स का एनालिसिस करने वाले हो। कब? जब वो बॉडी कैसा है? रेस्ट में है। अब उसमें फोर्स आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इस तरह से फोर्स आ रहे हैं। उन फोर्सेस का आप क्या कर रहे हो? एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है? किस कंडीशन में? जब बॉडी कैसा हो? रेस्ट में हो। अरे बस समझ में? तो उस टाइम पे, है ना, मैकेनिक्स को आप क्या बोलने वाले हो? स्टैटिक मैकेनिक्स। क्लियर बात? डायनेमिक मैकेनिक्स में ऑब्वियस है, बॉडी मोशन में आ गया है। बॉडी किस में आ गया? मोशन में आ गया है, और उसमें आप फोर्सेस का एनालिसिस कर रहे हो, फोर्स की इफेक्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। क्लियर बात है? तो उस टाइप के मैकेनिक्स को लोग क्या बोलने वाले हैं? डायनेमिक मैकेनिक्स। डायनेमिक मैकेनिक्स। क्लियर बात है जी? नाउ अब देखिए, बॉडी मोशन में कब आएगा? बॉडी मोशन में कब आएगा? क्लियर? सबसे पहले तो बॉडी कैसा है? रेस्ट है। कैसा है? रेस्ट। अरे बस समझ में? अब उस बॉडी को मोशन में लाना है भैया, तो आपको एक्सटर्नल एजेंसी की नीड होगी। सपोज दैट एक्सटर्नल इज नथिंग बट व्हाट? फोर्स। क्लियर बात? आप फोर्स अप्लाई किए, हो सकता है फोर्स अप्लाई करने के बाद भी बॉडी रेस्ट में ही रहे। डिपेंड करेगा ना कि आपने कितना फोर्स अप्लाई किया। समझ रहे हैं क्या बात को? मैं बोल रहा हूं भैया फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी मोशन में आ गया, तो मोशन में आ गया बॉडी कैसे पता चलेगा? डिफरेंट पैरामीटर्स पिक्चर में आते हैं भैया। जो पैरामीटर्स इस बात को डिफाइन करेगा कि दैट बॉडी कम इन मोशन, दैट बॉडी कम इन मोशन, वो इस बात को डिफाइन करेगा। एंड दैट पैरामीटर दैट इज नथिंग बट व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। दैट पैरामीटर इज नथिंग बट व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये वो पैरामीटर होगा जो इस बात की इंफॉर्मेशन देगा कि वो बॉडी कैसा है? मोशन में आ गया है, मोशन में आ गया है। क्लियर है बात? अरे बस समझ में? तो इन पैरामीटर्स को हम लोग बोलते हैं क्या? जियोमेट्री ऑफ मोशन। क्लियर बात? अब बॉडी मोशन में आया, किसके कारण आया? तो जिसके कारण बॉडी मोशन में आया उसको हम लोग बोलते हैं भैया कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन। तो जब हम लोग डायनेमिक एनालिसिस कर रहे होते हैं बॉडी का, क्लियर है, तो हम लोग ना 2 तरह का एनालिसिस करते हैं। ठीक, या तो हम बॉडी में ज्योमेट्री ऑफ मोशन का एनालिसिस कर रहे होंगे, सिर्फ ज्योमेट्री ऑफ मोशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं भैया क्या? उसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक मैकेनिक्स। अरे बात समझ में? तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? ज्योमेट्री ऑफ मोशन, ओनली ज्योमेट्री ऑफ मोशन का डिस्कस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। क्लियर? बट काइनेटिक एनालिसिस जब हम कर रहे होते हैं, अरे बात समझ में, तो इसमें हम लोग ना ज्योमेट्री ऑफ मोशन का तो स्टडी करेंगे ही करेंगे, बट कॉज ऑफ मोशन का भी स्टडी करेंगे। एंड दैट कॉज ऑफ मोशन
दैट इज नथिंग बट व्हाट, जिसके कारण बॉडी मोशन में आया। तो हो सकता है वो फोर्स हो सकता है वो टॉर्क हो सकता है मूवमेंट हो, एनर्जी, कुछ भी हो सकता है। हरी बात समझ में। तो यहाँ पे भैया ज्योमेट्री ऑफ मोशन की भी बात होगी, ज्योमेट्री ऑफ मोशन की भी बात होगी और कॉज ऑफ मोशन की बात होगी, दैट इज फोर्स एंड टॉर्क, इस तरह से। क्लियर है बात। बट काइनेमेटिक में हम लोग ज्योमेट्री ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर डायनेमिक मैकेनिक्स, हरी बात समझ में, दो पार्ट में डील किया जाता है, एक तो काइनेमेटिक मैकेनिक्स और दूसरा काइनेटिक मैकेनिक्स। क्या डिफरेंस है बहुत अच्छे वे में क्लियर हो रहा होगा आपको। क्लियर बात है जी। तो ये रहा आपके पास मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स के अंदर आप देखेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट। क्लियर है जी। ओके, तो मैकेनिक्स एक छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है यार, वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कैनिक मतलब एक ब्रांच है ये, और इसके अंदर ना और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। अब इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के यदि मैं नेम बताऊं तब अब यहाँ पे आप फील कर पाएंगे कि अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट पिक्चर में आया है। अब क्लियर है बात। तो आइए तो जरा रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, इसी को आप लोग बोलते हो भैया क्या बोलते हो बताइए? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। क्लियर है, हरी बात समझ में। डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स की यदि मैं बात करूं तो इसी को आप लोग बोलते हो भैया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। क्लियर बात है क्या? हरी बात समझ में। ये हो गया आपके पास सेकेंड सब्जेक्ट, राइट। देन फ्लूइड बॉडी मैकेनिक्स को आप बोलने वाले हो क्या बताइए? तो फ्लूइड मैकेनिक्स। हरी बात समझ में। तो मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, कभी आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि दोनों सेम है भैया, दोनों सेम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। मैकेनिक्स के अंदर आप देख पाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट। क्लियर है बात। ओके, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में है ना, जब हम डील करेंगे, है ना, मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट ही डील करने वाला हूं, आपको बताया हूं मैं आपको, राइट। तो अभी तक जितना भी मैं बातें किया हूं डियर, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन बातों को आप बिल्कुल आपको ध्यान में रखना चाहिए, राइट। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में हम जब भी बाय डिफॉल्ट यदि मैं सिर्फ बॉडी की बात कर रहा हूं तो आपको समझना होगा कि मैं रिजिड बॉडी का बात कर रहा हूं, जहां पर फोर्स अप्लाई करने के बाद उस बॉडी के अंदर मौजूद पार्टिकल्स का पोजीशन चेंज नहीं होने वाला है। उसका शेप एंड साइज वाइज बात करोगे तब भी उसका शेप एंड साइज जैसा था पहले वैसा ही रहेगा आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। क्लियर है बात। ओके, तो ये रहा आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट को जब आप डिफाइन करने जाऊंगा मैं तो आप और क्लियर कर पाओगे कि ये क्यों डिफरेंट है भैया मैकेनिक्स के डेफिनेशन से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इसके डेफिनेशन। ठीक है, तो आइए तो जरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट को डिफाइन करने जा रहे हैं, राइट। एक ही वर्ड यहां पे यूज करूंगा जो मैकेनिक्स के डेफिनेशन को चेंज कर देगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के डेफिनेशन में, राइट। और डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है डियर किसी भी सब्जेक्ट का, हमेशा ध्यान रखा करिए इस बात को, ठीक है। तो आइए तो जरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, हरी बात समझ में, in which we deal about the effect of force or forces on rigid body only। याद कीजिए क्या, जब मैं मैकेनिक्स को डिफाइन किया था तो ऑन एनी टाइप ऑफ बॉडी बोला हुआ था लेकिन यहां पे मैं सिर्फ यूज कर रहा हूं व्हाट, ऑन रिजिड बॉडी ओनली। क्लियर है, वेदर द बॉडी इज एट रेस्ट और इट इज इन मोशन। हरी बात समझ में। और रेस्ट और मोशन ये क्या बताता है? बॉडी की स्टेट को बताता है। क्लियर है बात जी। ओके, तो जब आप मैकेनिक्स को डिफाइन कर रहे हो तो एट अ टाइम ना आप फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को भी डिफाइन कर रहे हो, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट को भी डिफाइन कर रहे हो, एज वेल एज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट को भी डिफाइन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप बात करते हो भैया ऑन एनी टाइप ऑफ बॉडी जब मैकेनिक्स को डिफाइन करते हो, लेकिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिफाइन करोगे तो आप क्या बोलोगे? उस टाइप ऑफ बॉडी की जगह आपको बात करना होगा क्या? पर्टिकुलर बॉडी। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं? किस बॉडी का एनालिसिस करते हैं? रिजिड बॉडी। ठीक है, तो रिजिड बॉडी ओनली। तो ये रहा आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट पूरी तरह पिक्चर में आ चुका है। क्लियर है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट को, है ना, यदि मैं अलग से दिखाऊं, ठीक है, तो किस तरह से हम लोग डील करेंगे? दिस इज द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट, राइट। जैसा कि मैंने कहा कि दो पार्ट में डील करेंगे हम लोग, स्टैटिक मैकेनिक्स एंड डायनेमिक मैकेनिक्स। ठीक है जी, रेस्ट और मोशन बात हुआ ना डिफाइन किया तो स्टैटिक मतलब रेस्ट एंड डायनेमिक मतलब मोशन। तो डायनेमिक मोशन में, है ना, मतलब डायनेमिक मैकेनिक्स में यहां बात करेंगे तो फिर से दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, काइनेमेटिक मैकेनिक्स जिसमें ज्योमेट्री ऑफ मोशन की बात होगी, एंड काइनेटिक मैकेनिक्स जिसमें ज्योमेट्री ऑफ मोशन के साथ साथ कॉज ऑफ मोशन की भी बात होगी। क्लियर है जी बात? आ रही बात समझ में?
ओके अब इंपॉर्टेंट चीज और, राइट सर हम लोग फोर्स का एनालिसिस करने वाले हैं स्टैटिक पार्ट में और डायनेमिक पार्ट दोनों में, राइट तो सर इफेक्ट की बात होती है, किसकी बात होती है, इफेक्ट। तो क्या हम दोनों में इफेक्ट की बात करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं यार, बिल्कुल करते हैं, लेकिन जब इफेक्ट की बात कर रहे हो ना तो मीनिंग दोनों जगह डिफरेंट होता है, मीनिंग दोनों जगह डिफरेंट होता है। कैसे सर, कैसे? देखिए तो मैं बोल रहा हूं भैया ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है ना, और इसमें नंबर ऑफ फोर्सेस इस तरह से क्या हो रहा है, एक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस इस तरह से एक्ट कर रहे हैं। दिस इज द फोर्स F1 F2, क्लियर है बात, ओके, एंड दिस इज द F3 इस तरह से, एंड दिस इज द F4 इस तरह से। नंबर ऑफ फोर्सेस क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, और इन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इसके बावजूद भी ये बॉडी कैसा है, रेस्ट में है। कैसा बताइए तो, रेस्ट। तो हम लोग एक्चुअली स्टैटिक मैकेनिक्स में फोर्स का एनालिसिस करते हैं तो किस तरह से एनालिसिस कर रहे होते हैं पता है आपके पास? या तो हम इंडिविजुअल फोर्स की बात करते हैं कि F1 फोर्स कितना लग रहा है, F2 फोर्स कितना लग रहा है, F3 फोर्स कितना लग रहा है, इस तरह से बात करते हैं, राइट। या तो हम सभी फोर्सेस को, जितना भी फोर्सेस उस बॉडी में लग रहे हैं और वो बॉडी रेस्ट में है, अरे बस में उन सभी फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स में रिप्लेस कर देते हैं, राइट, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, रिजल्टेंट फोर्स। और उस रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, इफेक्ट बोल देते हैं, है ना, क्या बोलते थे बताइए तो, इफेक्ट बोल देते हैं। अरे बस में किस पार्ट में, जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की स्टैटिक पार्ट को एनालिसिस कर रहे होते हैं तब, क्लियर बात है, राइट। या फिर मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो नेट फोर्स कितना लग रहा है ऐसे बोलते हैं, तो उसको हम लोग सिंगल फोर्स में रिप्लेस कर देते हैं जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। और रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, इन टर्म्स ऑफ नेट इफेक्ट, इन टर्म्स ऑफ नेट इफेक्ट। इस तरह का है ना, ये इफेक्ट की बात करते हैं हम लोग स्टैटिक मैकेनिक्स में। जब डायनेमिक मैकेनिक्स में इफेक्ट की बात करेंगे तो इफेक्ट कैसा होगा, बॉडी मोशन में है, मैं उसमें फोर्स अप्लाई करते जा रहा हूं, क्लियर बात है। या तो ऐसा होगा कि बॉडी रेस्ट में है और उसमें मैं फोर्स अप्लाई किया, या तो ऐसा होगा कि बॉडी मोशन में है और उसके मोशन को और बढ़ाने के लिए मैं और फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इस तरह से। तो उसमें क्या क्या इफेक्ट आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट आएगा, चेंज इन वेलोसिटी का इफेक्ट आएगा, जिसके कारण एक्सीलरेशन भी आएगा। समझ रहे हैं क्या बात को? तो इस तरह का डायनेमिक में हम लोग इफेक्ट वाइज बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ऐसा होता है। बट स्टैटिक में इफेक्ट बात करते हैं तो या तो हम इंडिविजुअल फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं, या तो हम लोग नेट फोर्स की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट। क्लियर है बात, आई बात समझ में, क्लियर है जी, ओके ना। तो अब मैं बात करता हूं भैया सिलेबस की। मैं बोला था ना मैं ऐसे सिलेबस का डिस्कस करूंगा जो आपके ऑल जे एग्जाम सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर्ड रहेंगे। क्लियर है बात, आ रही बात समझ में, राइट। तो कितने चैप्टर्स होंगे, मैं यहाँ पे चैप्टर को ना मॉड्यूल से बोलता हूं, राइट, मैं नेमिंग करता हूं चैप्टर को मॉड्यूल, ठीक है। तो सिलेबस की बात करें तो स्टैटिक मैकेनिक्स में कितने मॉड्यूल होंगे और डायनेमिक मैकेनिक्स में कितने मॉड्यूल होंगे, 2 पार्ट में डील करेंगे। क्लियर बात है, आ रही बात समझ में। तो मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 7 that comes under the static mechanics, and 7 के बाद obvious है मॉड्यूल 8 to मॉड्यूल 11 that comes under the dynamic mechanics। क्लियर बात है जी, आ रही बात समझ में। तो चलिए तो फिर डिस्कस करते हैं, मतलब टोटल यहाँ पे 11 मॉड्यूल में मैं कवर करने वाला हूं सभी टॉपिक्स को। क्लियर बात है, सभी टॉपिक्स, ठीक, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए तो जरा मॉड्यूल 1 दैट इज द फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, राइट, इसमें मैं डिस्कस करूंगा, राइट, जो टॉपिक्स आप देखेंगे, फोर्स, व्हाट इज द फोर्स क्या होता है, राइट, बहुत ही बेसिक से हम लोग डिफाइन करेंगे फोर्स को, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। क्लियर बात है। देन फोर्स को जब मैं डिफाइन करूंगा तो मैं बात करूंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन की बात करूंगा। देन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, देन टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम, ये भी काफी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कंसेप्ट है, टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम, जिसमें है ना रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके, चाहे आप आरआरबी जे एग्जाम की बात करें, चाहे आप अपने एसएससी जे एग्जाम की बात करें, चाहे आप स्टेट पीएससी ए एग्जाम की बात करें। क्लियर बात, और स्टेट पीएससी एग्जाम है ऑल स्टेट पीएससी ए एग्जाम, ठीक है जी। नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करते हैं तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम एंड कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। इसके अंदर मैं टॉपिक की बात करूंगा तो देखिए तो जरा नेट इफेक्ट ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ये मेरा टॉपिक होगा, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट व्हाट, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर बात है। देन मैं बात करूंगा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड। क्लियर है, किसमें,
इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर ये जो सब टॉपिक्स है इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड टॉपिक होगा मेरा क्या, नेट इफेक्ट ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। ये क्या था, नेट इफेक्ट ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। और जो सेकंड टॉपिक है मेरा नेट इफेक्ट ऑफ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, इसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ कपल, राइट। फोर्स कपल सिस्टम क्या होता है, देन रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड की बात करूंगा यहां पर भी, ठीक है। देन वैरिग्नस थ्योरम के ऊपर बात करूंगा, और ये वैरिग्नस थ्योरम के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके पास थ्योरम, यदि आपको पता है, याद है तो बिल्कुल आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है जी। नाउ मॉड्यूल 3 जिसमें है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है ये, फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। फ्री बॉडी डायग्राम पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का जान होता है डियर, जान होता है, क्लियर है। तो आपको ना फ्री बॉडी डायग्राम का गजब का आइडिया होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग उस वे में डील करेंगे, उस वे में डील करेंगे, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, क्लियर बात है, ओके। तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के ऊपर, राइट। द लैमिस इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ लोड, क्लियर बात है। तो लैमिस इक्वेशन के स्टेटमेंट के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, आए भी हुए हैं अभी तक, आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ठीक है, आ रही बात समझ में। एंड टाइप्स ऑफ लोड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और इसमें मैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में भी डिस्कस करूंगा। देखिएगा कुछ टॉपिक ऐसा है जो एकदम अंदर का टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं ना टॉपिक के अंदर टॉपिक, ऐसा टाइप का। तो सब टॉपिक, तो हर एक टॉपिक ऐसे मेंशन नहीं रहेगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो कुछ ऐसे टॉपिक्स भी दिखेंगे जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, क्लियर बात है। फिर भी है ना, मैंने ट्राई किया कि हर एक टॉपिक वहां पे मेंशन करूं, राइट। बट यहाँ पे जैसे मैंने कहा टाइप्स ऑफ सपोर्ट की बात करूंगा, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो आपको ये सब बात सोचने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब बात सोचने की जरूरत नहीं, वो मेरे को सोचना रहेगा कि आपको किस तरह प्रोवाइड करना है कंटेंट, सो दैट आपके जितने भी जेईई एग्जाम है सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर्ड हो। ये मेरा काम है, आपका काम नहीं सोचने का, सिर्फ आपको पढ़ना है और वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करना है कंटिन्यूअस वे में, क्लियर बात है। मॉड्यूल 4 ट्रसेस, क्लियर बात है। तो ट्रसेस में हम लोग ज्वाइंट मेथड की बात करेंगे, सेक्शन मेथड की बात करेंगे, ट्रस का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। मॉड्यूल 5 की बात करते हैं, तो मॉड्यूल 5 में दिस इज अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड्स एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI, क्लियर है जी। तो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रॉइड्स, अरे बात समझ में। जहां पे मैं सेंट्रॉइड्स में मैं बात करूंगा डिफरेंट प्लेन एरियाज का सेंट्रॉइड कैसे हम लोग है ना कैलकुलेट करते हैं, क्लियर बात है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और नंबर ऑफ थ्योरेटिकल कांसेप्ट के ऊपर भी हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सब बात करेंगे पूरे चैप्टर्स में, ठीक है जी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग MOI बोलते हैं, जिसमें बेसिकली दो तरह के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात होती है, क्लियर। एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। मॉड्यूल 6 की बात करें तो मॉड्यूल 6 में वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल, क्लियर है। तो अभी तक वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल के ऊपर यदि मैं RRB जेईई, SSC जेईई एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बात करूं तो एक आध ही बार आया होगा, राइट। लेकिन स्टेट PSC एग्जाम में वर्चुअल वर्क के कांसेप्ट के ऊपर है ना अच्छे वैरायटी क्वेश्चन आते हैं डियर, तो बिल्कुल हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लियर है। और जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की इंपॉर्टेंस की बात किया था, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस सब्जेक्ट में भी हम लोग वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल के कांसेप्ट को डिस्कस करते हैं, लेकिन हम लोग वहां पे डेप्थ में एनालिसिस करते हैं वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल के कांसेप्ट का, क्लियर है। बट हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में जस्ट बेसिक कांसेप्ट की डिस्कस करते हैं वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल का, तो डिस्कस करेंगे बिल्कुल, है ना, अच्छे वे में डिस्कस करेंगे, मजा आएगा आपको। तो बेसिक्स ऑफ वर्चुअल वर्क का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मॉड्यूल 7 दैट इज द फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन ही पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फ्रिक्शन ही एक ऐसा टॉपिक होता है जो स्टैटिक का भी पार्ट होता है, डायनेमिक का भी पार्ट होता है, क्लियर बात है, अरे बात समझ में। तो इसमें हम लोग इसको दो पार्ट में डील करेंगे, राइट। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्लियर बात, अरे बात समझ में। और काइनेटिक मतलब डायनेमिक का ही पार्ट, ठीक है। तो 1 to 7 मॉड्यूल 1 to 7 ये है आपके पास स्टैटिक का पार्ट। देन मॉड्यूल 7 के बाद अब जो मैं मॉड्यूल आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, है ना, वो सारे क्या रहेंगे पता है आपके पास, डायनेमिक का पार्ट होगा, क्लियर है। तो आइए तो जरा डायनेमिक में बात करते हैं। तो काइनेमेटिक ऑफ पार्टिकल्स, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, और रेक्टिलिनियर मोशन को आप कह सकते हो ट्रांसलेशन मोशन और लीनियर मोशन, क्लियर बात है, ओके। एंड कर्विलिनियर मोशन, जिसमें मैं बेसिकली बात करूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर, ठीक है। इसको कर्विलिनियर मोशन का वन ऑफ द एग्जांपल होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। देन सर्कुलर मोशन की बात करूंगा मैं, ठीक है। काइनेमेटिक ऑफ पार्टिकल बात की है मॉड्यूल 8 में। अब मॉड्यूल 9 में हम लोग बात करते हैं काइनेटिक ऑफ पार्टिकल, ठीक है जी, काइनेटिक ऑफ पार्टिकल्स, क्लियर बात, ओके। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर ट्रांसलेशन मोशन, फॉर कर्विलिनियर मोशन, ठीक है जी। आ रही बात समझ में। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब आप बताते हो, राइट,
तो एक्चुअली आप लोग जो F इक्वल टू एम ए जब बात करते हो ना, F इक्वल टू एम ए, ठीक है, वो एक्चुअली ट्रांसलेशन मोशन के लिए होता है, लीनियर मोशन के लिए होता है, बट हम लोग कर्वीलिनियर मोशन के लिए भी न्यूटन सेकंड लॉ मोशन की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे और देखिएगा, राइट, फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, और फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज नथिंग बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो, राइट, मैं तो जरूर आपसे डिस्कस करूंगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। देन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर इंपल्स एंड कोलिजन, ठीक है, कोलिजन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल्स, तो डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट होता है ना डियर, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, राइट। मैं तो अभी से ही बता देना चाहूंगा कि डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल का जो है ना जो स्टेटमेंट होता है भैया, वो ये होता है कि डायनेमिक के प्रॉब्लम को स्टैटिक के प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके, अरे बस समझ में, जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हो ना, राइट, तो वो किससे सॉल्व होता है? डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल से। ये डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल ऐसा ही कहता है। क्लियर बात है? तो और भी अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे जब डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल की मैं डिस्कस करूंगा, तो क्लियर है ना। मॉड्यूल 9 तक हो गया। मॉड्यूल 10 और मॉड्यूल 11 दो मॉड्यूल बचे हुआ है, ये है आपके पास, है ना, इस पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर्स, मॉड्यूल 10 और मॉड्यूल 11, जो जनरल प्लेन मोशन के ऊपर होगा, राइट, जिसमें हम लोग ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन एट अ टाइम दोनों बात करते हैं। क्लियर है जी? ओके ना, तो मॉड्यूल 10 में बात करेंगे, फिर हम लोग सबसे पहले तो काइनेमेटिक बात करेंगे, फिर से, है ना, फिर उसके बाद काइनेटिक की बात करेंगे। डायनेमिक को हम लोग दो तरह से डील करते हैं ना, ठीक है। तो काइनेमेटिक ऑफ रिजिड बॉडीज, इसमें हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी एनालिसिस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, एक्सेलरेशन एनालिसिस फॉर प्योर रोलिंग मोशन एंड इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी। अभी जस्ट मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंसी में, है ना, ये वर्ड यूज किया हुआ था, इंस्टेंटेनियस सेंटर, याद कीजिए। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो यही हम पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस सेंटर का जो कंसेप्ट होता है। क्लियर बात? तो ये ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन का, राइट, जिसको हम बोलते हैं जनरल प्लेन मोशन, इसका मोस्ट पॉपुलर जो एग्जांपल होता है डियर, दैट इज नथिंग बट व्हाट? रोलिंग मोशन। दैट इज नथिंग बट व्हाट? रोलिंग मोशन। क्लियर बात? तो इसमें भी हम डिफरेंट टाइप्स के रोलिंग मोशन होते हैं, प्योर रोलिंग मोशन, स्लाइडिंग रोलिंग मोशन, तो ये सब बात करेंगे अपन, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 11 जो कि लास्ट चैप्टर होगा, लास्ट मॉड्यूल होगा, दैट इज द काइनेटिक ऑफ रिजिड बॉडीज। काइनेटिक ऑफ रिजिड बॉडीज, तो इसमें क्या क्या टॉपिक होंगे, राइट, जो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। अगेन मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करूंगा फॉर ट्रांसलेशन मोशन, फॉर रोटेशनल मोशन, ठीक है जी। तो जैसे अभी जस्ट मॉड्यूल नंबर 9 में मैं बात किया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर ट्रांसलेशन मोशन और कर्वीलिनियर मोशन, ऐसे बोला था ना। तो कर्वीलिनियर मोशन के लिए जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब बात करते हैं ना डियर, राइट, सिमिलर कांसेप्ट होते हैं फॉर रोटेशनल मोशन। क्लियर बात? डिस्कस करेंगे, जस्ट वेट। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की बात किए थे हम लोग काइनेटिक ऑफ पार्टिकल्स में, तो काइनेटिक और रिजिड बॉडीज में भी हम लोग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की बात करेंगे। हरी बात समझ में? ओके। देन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर इंपल्स। इससे पहले हम लोग काइनेटिक ऑफ पार्टिकल्स में हम लोग क्या बात किए थे? लीनियर मोमेंटम एंड लीनियर इंपल्स, ऐसा बात किए थे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स की बात करेंगे। तो चलिए डियर, है ना, इसी के साथ आज के इस इंट्रोडक्शन लेक्चर को मैं एंड करता हूं, राइट। मैं कल के लेक्चर में लेके आऊंगा आपके पास, क्लियर है, मॉड्यूल नंबर 1, दैट इज नथिंग बट द फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्लियर बात है? ओके, तो चलिए फिर जरूर फीडबैक दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर, राइट, और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके शेयर कीजिएगा, राइट। और सब्सक्राइब करने से एक फायदा ये होगा कि जो भी आपके पास न्यू वीडियो अपलोड होंगे, है ना, इस चैनल में, तो आपके पास नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में पहुंचे, सो दैट कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, तो चलिए फिर मैं इसी के साथ अपने वीडियो लेक्चर को एंड करता हूं। बहुत ही जल्द मिलूंगा मैं। थैंक यू सो मच।